आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन बिहारी चतुर्वेदी वाराणसी के गणेशपुरी कॉलोनी में रहता हूँ और अभी मैं आया हूँ रिटायर्ड कर्नल रंजीत उपाध्याय के आवास पर। इन्हें फौजी बाबा भी कहते हैं। तो हमारी इनसे कई विषयों पर बातचीत हुई है, अभी हो रही थी। अभी ईरान के बारे में, जो मिडिल ईस्ट में अभी लड़ाई चल रही है, वार छिड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी इन्होंने कुछ बताया था। हम चाहते हैं कि उसके बारे में इनके विचार आप सब लोगों के साथ शेयर करें। तो आपको ये आपके बारे मिडिल ईस्ट की लड़ाई के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार विपिन जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं जो कि वर्तमान में इसके बारे में चर्चा हो रही है, मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। सभी लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं। मैं भी अपना विचार कुछ शब्दों में देने का प्रयास करूंगा संक्षेप में। जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और 4 साल से यूक्रेन और रूस का तो सर्वविदित है, ये वार चल रहा है। अब आते हैं मिडिल ईस्ट, जिसको आजकल ईरान के बारे में बात जो आपने किया, उनके विरुद्ध में जो लड़ रहे हैं, और वो है इसराइल और अमेरिका मिल करके। जैसा कि आपने देखा है कि एक बार पहले इसके ऊपर में वार मतलब लड़ाई की गई थी, उसके बाद थोड़ा सा गैप हुआ और फिर अभी चल रहा है। तो इस बार का जो चल रहा है वो सोच समझ करके ईरान भी अपने को तैयारी कर लिया था और ये लोग भी अपना तैयारी करके आक्रमण किए हुए हैं। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ ईरान के बारे में कि ऐसा इसराइल और अमेरिका मिल करके उसके ऊपर में क्यों लड़ाई करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं या उसके रिजीम को बदलना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि उनको मार दिया, आपके खुमैनी साहब को, अब्दुल्ला खुमैनी जी। एक्चुअली इसके ऊपर में थोड़ा विचार करना होगा, क्योंकि खुमैनी साहब से पहले शाह साहब थे और शाह साहब के समय में ईरान जो है खुला दिमाग रखता था और बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर में इस्लामिक चीज़ों को लेकर, शरीयत वगैरह को लेकर के ऐसी नहीं था, खुला छूट दिए हुए थे। लेकिन उस समय भी हमारे ईरान जो है उस समय हमारे भारत के बहुत फेवर में नहीं था। लेकिन जब खुमैनी साहब आए तो उन्होंने इस्लामिक चीज़ को आगे बढ़ाना चाहा और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। अगर आप थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो देखेंगे तो इसराइल का भी और ईरान का अच्छा संबंध था। लेकिन जब खुमैनी साहब आए उस समय उन्होंने इस्लामिक चीज़ को लिया। जैसे कि आप लोग अभी जान रहे हैं कि पहले ही उन्होंने एक आतंकी गुटों का ये किया, ऑर्गेनाइज किया। संगठन बनाया। हाँ, ऑर्गेनाइज किया। उसमें हुआ क्या, जैसे आपका हिजबुल्लाह है, फिर जो आप देख रहे हैं हमास है, हूती है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ, यानी कि सपोर्ट किया हुआ ये ग्रुप है। और ये ग्रुप हमेशा परेशान किया है इसराइल को। इसराइल को यहाँ तक इन्होंने कह दिया खुमैनी साहब ने कि इन लोगों को हम हटा देंगे, इनको पृथ्वी इनका पर नामो रहने निशान का, मिटा हाँ, देंगे। पृथ्वी पर रहने का इनको अधिकार नहीं है। ऐसा उनको कौन ये दिया? सबसे बड़ी बात एक मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ आपको भी और जो हमारे लिसनर हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी। यदि देश को बारे में सोच करके और देश के हित के लिए काम किया जाता है तो उसका लाभ आम जनता को मिलती है। लेकिन देश के ऊपर जो भी सुप्रीम लीडर हैं या अन्य लीडर हैं, जिस तरीके से भी हैं, जैसे इनको हम लोग सुप्रीम लीडर कहा जाता था खुमैनी साहब को, वो अगर जानते हैं कि हम इस्लामिक देश ही नहीं, चारों तरफ इस्लाम को हम फैलाएंगे, तो जब ये बात आने लगती है तो बल की आवश्यकता होती है। और तब से लेकर के अब तक परमाणु बम कैसे बनाया जाए, तरह तरह की मिसाइलें कैसी बनाया जाए, ड्रोन कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। दूसरी बात, उन्होंने ऐसा किया कि IRGC, अगर आपने सुना होगा, इस्लामिक जो गॉड है, उसको उन्होंने अलग से बनाया और साधारण जो जनता थी उससे इन लोगों को अधिक इन्होंने दिया प्राथमिकता, हर एक चीज़ों का देखभाल करना चाहिए करना। तो इस तरीके से असंतोष फैलने लगा, असंतोष की बात आने लगी।
दूसरा पॉइंट ये आया कि वो चाहते थे कि इस्लामिक देश के अंदर में हमारा जो खलीफा टाइप की बात रहती है, जैसे तुर्की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से चाहते थे कि इस्लामिक देश जो है हमारा बात को माने। तीसरा पॉइंट मैंने ये कहना चाहूँगा कि ये शिया का अधिकांशतः पॉपुलेशन है और सुन्नी जो है वो अलग है। तो शिया और सुन्नी का भी आपस में लड़ाई चलती रहती है, जैसा कि सर्वविदित है। तो ईरान अलग थलग पड़ गया क्योंकि इसके ऊपर बहुत से प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया। हम लोग भी बहुत तेल आराम से लेते, नज़दीक था और हम बेनिफिट होते थे, लाभान्वित होते थे। लेकिन प्रतिबंध लगने से हम लोगों ने भी ये किया। हम लोगों का यानी कि भारत का जो इंटरेस्ट था वो चार बहार पोर्ट जानते हैं। तो चार बहार पोर्ट के हम लोगों ने विकसित किया ताकि हम लोगों का बाई रोड हम लोग या ये थल से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपके यूरोप तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि आपका देखना है कि पाकिस्तान हम लोगों को प्रतिबंध किया कि हम अपने तरफ से अफ़गानिस्तान को नहीं जाने देते। तो चार बहार को हम लोगों को मजबूरी में लेना पड़ा और आज परेशानी उठानी पड़ रही है। चार बहार हम लोगों के पास फिर आएगा कि नहीं आएगा, ये अनिश्चितता बनी हुई है। तो बहुत से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये इस युद्ध से। भारत चाहे तो कुछ रोल कर सकता है क्योंकि हमारा इजराइल से भी अच्छा संबंध है और ईरान से भी है, जिसका कि प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो लोग माने तब, दोनों आदमी को मानना पड़ता है तभी तो मध्यस्थता की जा सकती है। अगर दोनों आदमी में एक आदमी नहीं मानेगा तो मध्यस्थता की बातें नहीं होती है। इसलिए हमारा देश जो कुछ भी कर रहा है उस समय जो है अपना चुपचाप ही रहना उचित होगा, क्योंकि जब दो मित्र लड़ने लगते हैं तो तीसरे मित्र के लिए बहुत समस्या पैदा हो जाती है कि हम इधर देखें कि उसको देखें, और इसी हालत में हमारा भारत देश है। एक दूसरा पक्ष बात करना चाहता हूँ आपसे, और ये है कि ऐसी स्थिति को चाइना देख रहा है और चाइना का नज़र जो है हमेशा ताइवान के ऊपर में पड़ा हुआ है और वो 27 तक ताइवान को अपने में शामिल करना चाह रहा है, जैसा कि कहा जाता है और सबको विदित भी है। और वो ये देख रहा है कि अमेरिका किसी तरह से उलझ जाए और उलझ करके रहे ताकि वो अपना पूरा जितना फोर्स दाएं बाएं है उसको लेकर के हटाया जाए और लेकर के ईरान के तरफ ले आएगा तो उसको थोड़ा फ्री हैंड मिल जाएगा। फ्री हैंड का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से हम चाहें तो उसको अपने तरफ लाया जा सके। इस हालत के अंदर में भारत को क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा दो शब्द बोलूँगा। इस समय भारत को तैयार रहना चाहिए, आक्रमण रूप में तैयार रहना चाहिए। अगर मध्यस्थता की बात आती है और हम उसमें ज़्यादा उलझ जाएंगे तो चाइना को फ्री हैंड मिल जाएगा ताइवान को लेने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग तैयार रहें। सभी लोग अपना अपना जो कुछ भी देख रहे हो, अमेरिका मैक्सिको के अंदर में जा कर के अपना ये ले रहा है, रूस जो है यूक्रेन को लेना चाहता है, चाइना जो है अपना ताइवान को लेना चाहता है। तो इस प्रकार का हम लोगों को भी प्लानिंग करना चाहिए कि जो दो टुकड़े हमारे हो गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम भी तैयार रहें इन दोनों को लेने के लिए और आपस में मिलाने के लिए। ये लॉन्ग प्लानिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ अपने प्लानर जो लोग भी अपना प्लान कर रहे हैं, तो ये भी एक प्लान के अंदर में होना चाहिए कि जब सभी लोग अपना अपना ले रहे हैं तो हम लोग भी जो थे 47 या 48 के बीच में जब हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ स्वतंत्रता के बाद में, तो हम उसको न माने, और न मानने का कारण क्या होगा कि वो हमारा था पहले से, तो हम अब चाहें तो उसको भी हम लोग आपस में लेने का प्रयास करें जब भी हम लोगों को मौका मिले, और आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये मैं अपना सजेशन देने का प्रयास करूंगा और ये चाहूँगा कि किसी तरीके से वो हम तैयार रहें हर तरीके से आक्रमणकारी के लिए। बहुत हो गया डिफेंस और अच्छा करते करते, बहुत से चीज़ें हो गया। जो भी रक्षात्मक होता है उसको लोग कमज़ोर समझने लगते हैं, उसको डरपोक समझने लगते हैं, और जो आक्रमणकारी होता है वो जो है उसको लोग उससे सावधान रहते हैं। हम लोग ही आपस में देखेंगे कि जो चुपचाप रहता है वो चुपचाप ही उसको लोग ये करते हैं, और जो कोई भी आदमी तैयार रहता है लड़ाई के लिए हर एक चीज़, तो उससे लोग जो सावधान रहते हैं। तो अब हम लोगों को अतिथि देवो भव, बहुत बड़ी बड़ी प्रिंसिपल और चीज़ें जो आई है तो एक तरफा ना करें, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो अगला भी को तो समझना चाहिए। अगर अगला नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने के लिए हम लोगों को आक्रमणकारी
तरीका अपनाना बहुत ही जरूर। साठम साठे समाचरित जानते ही हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं और वही करने का बात कर रहे हैं कि जो जैसा समझ रहे हैं उसको उस भाषा में समझाया जाए। और मैं यही कहूँगा कि इस हालत के अंदर, क्योंकि देखो कोई भी घटनाएं घटती हैं वो आपको अवसर प्रदान करती हैं, तो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। तो इस समय भारत की स्थिति तटस्थ तो जरूर है, लेकिन ऐसी तटस्थता ना हो जाए कि ना हम इधर के रहें ना हम उधर के रहें। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान में रख करके अगला कदम हम लोगों को उठाना चाहिए। यही मेरा सजेशन है और मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बातें आपको हम बताएं। इसके लिए अब मैं इस वीडियो चलिए, को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस युद्ध के बारे में इतने विस्तार से और इतने बढ़िया तरीके से सबको समझाया, और सब लोग हम समझते हैं कि आपके विचार को सुनकर प्रभावित भी हुए होंगे और लाभान्वित भी होंगे। धन्यवाद। जय 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 जय।